कोविड-19 को हम कंसेप्ट से क्लिनिक तक ले जाएं अगर आयुर्वेद में, तो उसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में मैं आपसे 1 घंटे बात करना चाहूँगा। कोविड-19 पेंडेमिक क्रिएटेड ए सीरियस कंसर्न पूरी दुनिया भर में। इसने धरती को हिला करके रख दिया है। ऐसी एक महामारी है। सुनते हैं कि 1918 में एक स्पेनिश फ्लू आया था, जिसको हम में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज लगभग हम सब लोगों को, एक बच्चे को ये एक परिचय हो गया कि पेंडेमिक्स किसको कहते हैं। हमने किताबों में जनपदोध्वंस पढ़ा था, तब इसके बारे में इतनी गहनता से इसका अनुभव नहीं था। और दुख की बात यह है कि आज दिन तक इसका ट्रीटमेंट भी कोई फाइनल नहीं हो पाया है। WHO जैसी संस्थाएं और दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट जहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत टॉप पर हैं, वो सब भी इसमें अभी बहुत इफ़ेक्टिव रोल नहीं निभा पाए हैं। लेकिन सुख की बात यह है कि आयुष सिस्टम ने इंडिया में, चाहे रजिस्टर्ड रूप में या डॉक्यूमेंटेड रूप में नहीं, धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा ली हैं। और आज हर घर में किसी न किसी रूप में कोई न कोई आयुर्वेदिक दवा, चाहे वो क्वाथ के रूप में या चूर्ण के रूप में या गिलोय के रस के रूप में या किसी न किसी तरह की गोलियों के रूप में ली जा रही है। इन सब परिस्थितियों में हमारा जो विश्वास लोगों में बढ़ा है, उसको और अधिक प्रामाणिक रूप से और सार्वजनिक रूप से करने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा पाने का ये सबसे अच्छा समय है। आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड 16 बिलियन केसेस आज डेट तक कोविड से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसमें से 3 मिलियन डिकीज भी हो चुके हैं। हमारे 30 लाख भाई बहन इस बीमारी से जा चुके हैं। और उसमें अगर हम अपने देश के बारे में सोचें तो आज दिन तक 25 मिलियन लोग इससे ग्रस्त हो चुके हैं और उनमें से 1% लगभग 2.5 लाख को हम गंवा चुके हैं। और ऐसी स्थिति में हम सोचते हैं, हमने अपना एक गणना की है कि हम 78 से 80%, 87% रिकवरी फेज में हैं। और स्टेट वाइज ये रिकवरी की रेट्स थोड़ी अलग अलग हैं। और सेकेंड वेव तो हमारे लिए बड़ी घातक रही है। और आप सब जान रहे हैं कि इस सेकेंड वेव में जो फैटेलिटी है, मारकता है, वो इसकी बहुत गुना बढ़ गई है। कुछ और नए डायमेंशंस जुड़ गए हैं और पूरी तरह से कोविड अनप्रेडिक्टेबल और डायरेक्शंस की तरफ चला जाता है। रोज़ नए से नए कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं और जिनका हमने पहले नहीं सोचा था, ऐसी बीमारियों का सामना भी हमें करना पड़ रहा है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमें एक बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए। एक अमेरिकन ब्लॉगर है फ्रैंक वैक्स, जो आपको बताता है कि हम अभी तक पूरा विश्व इस बात से बड़ा संतुष्ट लगता है कि हमने डेथ रेट को 1% पर सीमित कर दिया है। लेकिन डेथ रेट 1% का मतलब ये होना चाहिए कि बाकी जो बचे हुए 99% हैं, वे या तो रोग मुक्त हैं या किसी न किसी उपद्रव से भी मुक्त हैं। तब तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमारे लिए एक उत्साह की बात है कि हमने केवल 1% पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। लेकिन अगर आप इसको आगे देखेंगे तो ये स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं लगती है। जस्ट 1% बहुत स्मॉल नंबर है, जिसको हम रोज़मर्रा की बीमारियों और एक्सीडेंट से भी हम खो देते हैं। तो ये हमारे लिए रोके जाने संभव नहीं है लगता है। लेकिन आप क्या सोच सकते हैं
कि इस 1% का मतलब क्या है। इस 800 जो करोड़ लोग हैं उनकी दुनिया में ये 1% कितना होता है, ये आपके गणित में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो दिमाग में कहीं ना कहीं एक सिरहन पैदा कर देता है। और उससे भी ज़्यादा भयानक बात यह है कि एक कोविड पेशेंट जो ठीक होता है उसके साथ 19 मोर पर्सन्स आर हॉस्पिटलाइज्ड, उनका हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी होता है। वो एक की डेथ होती है ये बात ठीक है, लेकिन 19 गुना लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। उसमें से 18 लोग तो परमानेंट हार्ट डैमेज से वापस आते हैं हॉस्पिटल से, 10 लोग जो है वो परमानेंट लंग डैमेज से आते हैं, 3 को कोई ना कोई स्ट्रोक हो जाता है, 2 को न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है और क्रॉनिक वीकनेस होती है और कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स होती है, 2 लोगों को न्यूरोलॉजिकल कॉग्निटिव फंक्शंस की प्रॉब्लम होती है। और अब हम एक बार फिर से सोचें कि इस 1% डेथ के साथ में और क्या क्या हम भुगत रहे हैं। ये बात सही है कि ये एक ब्लॉगर है और उसकी बात अधिकृत नहीं है और एग्जैगरेटेड भी हो सकती है, हाइपोथेटिकल भी हो सकती है। तो मैं आपको कुछ और आंकड़े देना चाहूँगा जो साइंटिफिक जर्नल्स में टाइम टू टाइम छपे हैं। ये एक जामा जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का जो पेपर है, इसमें भी यही कह रहे हैं कि 85% रिकवरी है, 15% को हम परमानेंट डैमेज से नहीं रोक पा रहे हैं। और उसमें भी ये 143 पेशेंट्स पर जो रिकवर्ड पेशेंट है, केवल उतने से पेशेंट पर लिया गया डाटा है। अब आप सोचिए कि ये 15% तो इंक्रीज हो गया है। इसके बाद में एक और जामा का स्टडी है, वो कहती है कि फटीग और डिस्निया जो है वो बरसों तक बना रहता है। पिछले साल करीब 1.5 साल से ये हमारे कंट्री में है और 1.5 साल से लोग बाग अभी भी उत्साह हानि और फटीग से पीड़ित हैं। अब छोटी सी बात लगती है कि फटीग है या बॉडी एक है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये बीमारी क्या है, इस फटीग के कारण क्या है। 44% of the fatigue patients are having 53 individuals of fatigue only, but वो किस कारण से है कि उनको श्वास में कष्ट है। 27.3% जो लोग हैं उनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, 22% है उनको चेस्ट पेन की प्रॉब्लम है, 32% जो है वो पार्टिसिपेंट्स को 1 और 2 सिम्टम दोनों हैं और 55% जो है उनको 3 सिम्टम तक भी हैं। तो अब आप सोचिए कि फटीग के साथ में अगर जॉइंट पेन है या चेस्ट पेन है तो उस फटीग की डुप्लीकेसी या उसकी मैग्नीफिकेशन कितना ज़्यादा हो जाता है। और ऐसी स्थिति में ये जो डैमेज है ये 2 टाइप का है। एक जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स वाला है, जिसमें हमें ड्राई कफ, बॉडी एक और कुछ ट्रबलसम कास के साथ में लॉन्ग टाइम पर रहते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो वरीसम निमोनिया के पेशेंट होते हैं और ये रणदीप गुलेरिया जो हमारे एम्स के डायरेक्टर हैं उनकी रिपोर्ट है जो अगस्त 2020 में छपी हुई। तो अब आप देखिए कि ये स्थिति थोड़ी सी भयानक लग रही है। इसके बाद में जो सब एक्यूट मॉर्बिडिटीज़ हैं उनके बारे में नीरज जैन जो चेस्ट मेडिसिन गंगाराम के प्रोफेसर हैं, हेड हैं, उनकी टाइम्स में छपी हुई एक रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि H1N1 के समान ही इसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा भयानक हैं और लंग इन्फेक्शन जो परमानेंट इम्पेयरमेंट देता है। तो ऐसी स्थिति में अब आप सोचिए कि ये एक नीति आयोग का पेपर है जिसमें अगस्त 18, 2020 को छपा है यांस में। जो नीति आयोग में स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हैं डॉक्टर विनोद पाल, वो कहते हैं कि ये साइंटिफिक और मेडिकल कम्युनिटी जो है वो उस पर नज़र बनाए हुए हैं और हम किसी एक हद तक ही कुछ कर सकते हैं, बाकी सब इम्पेयरमेंट्स को रोकने में असमर्थ हैं। अब ये जो असमर्थता है जो नीति आयोग के लेवल पर
दिखती है, ये हमें थोड़ी ज़्यादा भयकारक नज़र आती है। इसके बाद में कुछ और, ये विमल के मौर्य और स्वतंत्र कुमार का एक पेपर है जिसमें वो COV2 और ACE2 रिसेप्टर्स को आगे एंड्रोग्रेफोलॉइड्स के लिए सिग्निफिकेंट मानते हैं और आगे आने वाले पेशेंट्स में जो प्रोफाइलेक्टिक चेंजेज होंगे, जो एलर्जिक चेंजेज होंगे, उसके लिए वो उसको भयानक मानते हैं। ऐसी स्थिति में एक और रिपोर्ट आई है, वो पब्लिश हुई है अगस्त 29 को इंडियन एक्सप्रेस में। वो कहते हैं कि 80 लाख कन्फर्म्ड केसेस आर सो फार। इंडिया में 80 लाख केसेस है। अब बताइए कि ये 80 लाख केसेस है या 3 लाख है, 4 लाख है पर डे। ये जो केसेस हैं ये क्या है कि हमें परेशान करते हैं और उनको वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत है, और हमारे पास में कम से कम 80 लाख वेंटिलेटर जो है वो आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है। और उसमें से हमें कुछ परसेंट पेशेंट्स को रिकवरी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और 40 से 80 लाख जो पेशेंट्स हैं उन सब के बीच में हॉस्पिटल्स की कितनी बैड ऑक्यूपेंसी है वो आप जान सकते हैं। आपको इसके बारे में अभी कोविड की बहुत सारी बेड की शॉर्टेज नज़र आ रही है। मेयो क्लिनिक का एक पेपर है जिसमें कोरोना वायरस के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स के बारे में, जो ब्रेन और हार्ट पर एक साथ काम करते हैं और कुछ मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स साथ में करते हैं, कुछ यूरोजेनाइटल प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ किडनी की प्रॉब्लम्स करते हैं, और इसके अलावा कुछ डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी रिकॉर्ड हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में इसके डायमेंशंस देखिए आप किधर जा रहा है। अब इन ऑन गोइंग प्रॉब्लम में हमारी जो प्रॉब्लम ये है कि वो जो पेशेंट, उसका रेसिंग हार्ट बीट से रेस कर रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है, एक ही जॉइंट्स हैं, थिंकिंग फोगी हो गई है, तो सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ एपेटाइट वो गायब हो गया है, हार्ट का डैमेज परमानेंट हो गया है, लंग, किडनी और ब्रेन जो है वो भी अभी पूरी तरह से काम में नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जेफरी गोल्डबर्गर जो यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में काम करते हैं, वो उसको एक्स्ट्रापोलेट और एंटिसिपेट करते हैं, और वो इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट को बहुत अच्छा नहीं बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा स्कैरिंग है, और इन स्कैरिंग कंडीशंस में हमें आयुर्वेद को अपना काम करना है। माइकल मार्क्स भी यही बात कहते हैं, जो हाइजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर हैं। वो कह रहे हैं कि ये 2 वीक्स से 4 वीक्स तक इसकी एक्टिव फेज रहती है, लेकिन इसकी पैसिव फेज कई वर्षों तक चल सकती है, और उन पैसिव फेजेज में ये परमानेंट डैमेजेस करते हैं लंग, हार्ट, किडनी, ब्रेन, इन सबको। तो ये हाइजीन का एक इशू है जो हम किसी भी ढंग से पूरी हिंदुस्तान को हम हाइजीनिक नहीं बना सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं इसके बावजूद भी। देखिए ये रिपोर्ट्स इतनी डरावनी हैं, और मैं मानता हूं कि ये रिपोर्ट्स अगर आपको नहीं बताई जाएं तो आपकी सिंसियरिटी कहाँ होगी, जबकि हम देश में देख रहे हैं कि ये दूसरी लहर आने का कारण ही यही है कि बहुत सारी गलतियां हमसे भी हुई हैं। ये तो माना कि अंधेरा बहुत घना है, लेकिन दीपक जलाना कहाँ मना है। हम एक आयुर्वेद का दीपक जलाते हैं तो निश्चित रूप से ये अंधेरा छटेगा। हाउ इंडिया कुड डिफीट दिस पेंडेमिक। अब उस स्ट्रेटेजी पर बात करते हैं। अभी तक हम समस्याओं पर बात कर रहे थे, समस्याओं की गहनता पर बात कर रहे थे, लेकिन इंडिया क्या कर सकता है, जो दुनिया की नज़रों में एक पावर्टी वाला देश है, जिसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, इनएडिकेट हाइजीनिक सेंस है लोगों में, इलिटरेसी है, और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का भरमार है। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हम कम से कम इतना कर सकते हैं, जो इंडिया की बहुत स्ट्रेंथ है उसकी बात कर रहा हूँ, कि इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ फ्रेश वार्म फूड डेली कुक किया जाता है, और च्यवनप्राश, आंवला, त्रिफला, जिंजर, टर्मरिक, क्यूमिन, फेनुग्रीक, फेनल, कोरिएंडर, दालचीनी और दुनिया भर की तुलसी और गिलोय घर घर में सब लोग जानते हैं। ये इंडिया की स्ट्रेंथ है।
इसके अलावा हम वो लोग हैं जो सबसे कम इम्यून सप्रेसेंट्स का यूज़ करते हैं, सबसे कम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं और स्टेरॉइड्स के नाम से ही डरते हैं। इसके अलावा हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है वो दुनिया में सबसे अच्छा है, जिससे हम अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को डाइल्यूट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो इस बीमारी को हमें कंट्रोल करने में बहुत मदद देंगे। एक बात और कि आज ये जो टाइम है या तो आज है या कभी नहीं होगा। आयुर्वेद को अपने मेटल को प्रूव करने के लिए, वर्ल्ड वाइड अपने आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए ये सबसे अच्छा टाइम है। क्यों कि हमारे पास में एक फुल फ्लेजेड आयुर्वेद मिनिस्ट्री है सेंटर में, स्टेट्स में हमारे पास में मिनिस्ट्रीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेंस ऑफ द अपेक्स इंस्टीट्यूशंस हैं, थाउजेंड्स ऑफ द कॉलेजेस हैं, मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट्स हैं और थाउजेंड्स ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट्स वैद्य हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो अब वैद्यों को इस बीमारी को अजातानाम अनुत्पत्तौ जातानाम विनिवृत्तये, जो अनबॉर्न डिजीज़ को रोकना, ग्रॉन डिजीज़ को रेस्ट्रिक्ट करना और नेवर बॉर्न कंडीशन को पैदा करना, ये आयुर्वेद अच्छी तरह से कर सकता है जहाँ तक मैं समझता हूँ। देखिए, अब आयुर्वेद की क्या है, आयुर्वेद को हम जानना चाहते हैं तो आयुर्वेद में मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ कि आयुर्वेद के पास 3 चाबियाँ हैं। पहली है आहार, फ्यूल। हमारा फ्यूल जो है वो हमारी मशीन के लिए प्रॉपर होना चाहिए। और सब जानते हैं कि देश सात में काल, देश दूष्य बल काल प्रकृति अनलम वय सत्व सात्म के आधार पर हमारा आहार होना चाहिए। उसकी मात्रा, उसका संस्कार, उसके उपयोग विधि, ये सब क्या है कि आहार हमारे शरीर के अनुकूल होना चाहिए। ये पहला सिद्धांत है जो शरीर में एनर्जी को देने वाला है, जो हमारे शरीर में प्राण को देने वाला है, वो आहार है। उसका करेक्शन अब कर लेना चाहिए। इतनी गलतियां जो पहले हुई हैं उनको भूल जाना चाहिए। दूसरी बात है अग्नि। मैं इसके लिए रेफरेंस दूंगा आपको। 100 साल तक जीने का मसाला दिया है आपको आयुर्वेद ने, है ना। अग्नि जो आपकी हर एक की अग्नि अलग अलग हो सकती है, किसी की सम, किसी की विषम, किसी की तीक्ष्ण, किसी की मंद, लेकिन वो अपनी डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी के अनुसार उस फूड को अल्टर करें, उसका संस्कार करें, उसका उपयोग करें, उसकी मात्रा सेवन करें। तीसरी चीज़ है वात जो हमारे 2 जो एनर्जी फ्लूइड्स हैं उनको पूरी बॉडी में युगपत सर्वतो अजस्त्र विक्षेपण करने में समर्थ है। इन 3 चीज़ों पर हमें पूरी तरह से अपना ध्यान रखना है। तो इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है अग्नि। आयुर्वेद चिकित्सक के सूत्र स्थान 27 में एक बात कही है कि 37 सहस्राणि रात्रिणाम हित भोजनम जीवत्यनातुरो जंतुर्जितात्मा सम्मत शताम। अगर आप 100 वर्ष तक अनातुर बिना बीमारी के जीना चाहते हैं तो आपको जितात्मा तो होना पड़ेगा और पूरे 360,000 दिन, मतलब दिन रात इस अच्छे खाने का चिंतन करते हुए, हेल्दी फूड का चिंतन करते हुए खाना पड़ेगा। तब आप निश्चित रूप से, ये एक बॉन्ड है आयुर्वेद की तरफ से, अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं 360,000 दिन तक तो आप 100 साल तक जी सकते हैं। दूसरी बात, आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचय प्रभा ओजस तेजो अग्नय प्राणा देह चौकता देहाग्नि। अगर अग्नि युक्त है, अगर अग्नि सही है तो युक्तम चीरम जीवत्यनामय है। आप दीर्घ काल तक, 100 साल तक नहीं, उससे भी आगे भी जी सकते हैं यदि आप अग्नि को सही रखते हैं। क्योंकि अग्नि इन सब का हेतु है, आयु का, वर्ण का, बल का, स्वास्थ्य का, उत्साह का, उपचय का, प्रभा का, ओज का, तेज का, इन सब का हेतु अग्नि है। तीसरी बात, अव्याहत गतिर्यस्य स्थानस्थौ प्रकृतौ स्थित वायुस्यात् सोधिकम जीवित वीत रोग समासतम। रोग को मिटा करके आप 100 साल तक जी सकते हैं, अधिक भी जी सकते हैं यदि वायु अव्याहत गति से आपके शरीर में पूरा उचित विक्षेप कर रहा है, स्थानस्थ है और प्रकृति स्थित है। ये सब आप आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं,
और ये चरक चिकित्सा स्थान 28 का है। लेकिन इस वायु का कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल वायु ही है जो पित्त और कफ को भी ले जाता है। इसलिए अगर वायु समान होगा तो पित्त और कफ स्वतः समान हो जाएंगे। एक बात और, शास्त्रीय बात इतनी करूँगा, उसके बाद में मैं चिकित्सा में आऊँगा। लास्ट बात यह है कि कोमॉर्बिडिटीज इज़ द काज ऑफ कैविटी। कोमॉर्बिडिटीज़ में इस कोरोना का जो है सबसे बड़ा असर है। तो कोमॉर्बिडिटीज़ के लिए एक बात लिखी है चरक के चिकित्सा स्थान 30 में, निवृत्तोपि पुनर्व्याधि स्वल्पेन आयाति हेतुना क्षीणे मार्गी कृते देहे से सूत्र। अब छोटी सी चिंगारी आग बुझाने के लिए लगते हैं, छोटी सी चिंगारी भी छोड़ देते हैं तो पहले ही एक राख इकट्ठी हुई है, एक ऊष्मा है, वो चिंगारी वापस बढ़ करके आपके पूरे घर को जला सकती है। इसलिए अगर व्याधि से आप निवृत्त हो गए हैं तो थोड़े से हेतु से भी व्याधि पुनः हो सकती है। क्यों कि पहले से जो स्रोतस है वो निर्बल है। स्रोतस की जो निर्बलता मार्गीकृत देह है, बॉडी इज ऑलरेडी, है ना, हैविंग द लीन दोष, लेटेंट फिजियोलॉजी पैथोलॉजी इज देयर एक्चुअली। तो इसलिए दोषों को शरीर से जब भी चिकित्सा करते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें लक्षण की चिकित्सा नहीं करनी है, व्याधि की चिकित्सा करनी है, और व्याधि की चिकित्सा संप्राप्ति विघटन तक करनी है और ये प्रकृति स्थापन तक करनी है। अगर प्रकृति स्थापन तक नहीं होगी, लीन दोष पर हम इसको ले जा करके छोड़ देंगे, खैवे गुण्य को हम रिपेयर नहीं करेंगे तो भूयो हेतु प्रतीक्षण है, वो हेतु तो प्रतीक्षा ही कर रहे हैं आपकी, है ना, और पुनरावर्तन होगा, रिलैप्स होगा, है ना, रिकरेंस होगा, और दोबारा जब होगा तो वो पहले से ज़्यादा खतरनाक होगा, न साध्यताम याति, वो साध्य भी नहीं होगा। इसलिए इन सब चीज़ों को, इन 4 कारणों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अब हमारे पास में 4 तरह के पेशेंट हैं। कोविड-19 में अगर आप सब देख रहे हैं तो 4 तरह के पेशेंट हैं, एसिम्प्टोमेटिक और अनट्रीटेड, लेकिन उनमें क्षयवैगुण्य हो सकता है। अभी तक उनको कोई प्राधानिक कारण नहीं मिला है जिसके कारण से रोग नहीं हुआ है। दूसरे माइल्ड सिम्टोमेटिक एंड ट्रीटेड, बहुत साधारण खांसी जुकाम सर्दी बुखार हुए थे और 1-2 पैरासीटामोल से लेकर के हम ठीक हो गए, लेकिन उस पैरासीटामोल का काम जो है वो क्षयवैगुण्य दूर करना नहीं है, उस व्याधि के लक्षणों का शमन करना है, और वो हो गया है। तीसरा जो पेशेंट आते हैं वो यही माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट जो बहुत ही संक्षिप्त ट्रीटमेंट से एक बार लक्षणोपशमन करके आए हैं, वही मॉडरेट में कन्वर्ट होते हैं जिनमें कुछ निदानार्थकर हेतु है, मतलब पिछले माइल्ड सिम्टम्स अब निदानार्थकर बन जाते हैं। और दूसरी बात कि उनमें कोमॉर्बिडिटीज़ के कारण से व्याधि सांकर्य हो जाता है, और व्याधि सांकर्य होता है और ऐसी स्थिति में निदानार्थकर रोगों से आते हैं तो चौथा फाइनल स्टेज आता है, वो है सीवियर हैविंग सीक्वल्स, जिसको हम उदर्क कहते हैं, जो लॉन्ग परसिस्टेंट डैमेजेस और एवरलास्टिंग डैमेजेस टू लीड अप द डेथ। तो ये जो चौथा केस है, अब हम आयुर्वेद में बात करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन आयुर्वेद के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट प्रचार ये करते हैं कि हम एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड केसेस को लेंगे, कुछ लोग मॉडरेट तक जाते हैं, लेकिन इन केसेस का क्या होगा जो मॉडरेट से आगे निकल चुके हैं, उन केसेस में आयुर्वेद क्यों नहीं काम कर सकता, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये जो 4-5 कंसेप्ट है उनको एक बार हम कंक्लूड कर लेते हैं कि क्षयवैगुण्य, निदानार्थकर, व्याधि सांकर्य, उदर्क, ये सब आपको एक बार फिर से समझने लायक है। दूसरी बात यह है कि जो कोविड के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको आप मूल व्याधि से ही ठीक कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन पर जाने की बजाय। कॉम्प्लिकेशन दूर करना उसका, क्योंकि उपद्रव का कारण मूल व्याधि में है।
तीसरी बात यह है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जब करना है तो आपको तब तक उसको नहीं छोड़ना है जब तक पूरी तरह से संप्राप्ति विघटन नहीं हो जाए। चाहे वो आपका पेशेंट ये सब बातें मानता है तो आप पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। और संप्राप्ति विघटन डेफिनेटली वो ऐसी स्ट्रेटेजी है कि वो इस पूरे लेक्चर को क्रिएट करने का कारण है। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारी अनुक्त व्याधियों को जानने के कुछ तरीके बताए। देखिए, ये बात निश्चित है कि कोरोना जो है वो चरक के काल में नहीं था। चरक के काल में तो क्या, आज से 2-3 साल पहले भी नहीं था, कहीं भी नहीं था दुनिया में। लेकिन इसी तरह से जो नई नई व्याधियाँ आती जाएंगी उनको हम क्या जान नहीं पाएंगे। उसके लिए चरक ने एक सूत्र बताया, सुश्रुत ने एक सूत्र बताया है, उसके आधार पर हम एवं वेदनम एवं संस्थानम एवं शब्दस्पर्श रूपम, उसके आधार पर व्याधि की प्रकृति जान सकते हैं। फिर व्याधि की प्रकृति जानने के बाद में अधिष्ठानांतर उसके स्रोतस कहाँ कहाँ हैं, वो उसने ट्रैवल किया है पैथोजन ने, ये जान सकते हैं। और फिर किन कारणों से वो बढ़ता है, किन कारणों से उसका शमन हो जाता है, ये 3 चीज़ जान सकते हैं, है ना। हाँ, तो ये 3 ही कारण हैं रोग में, प्रकृति, अधिष्ठानांतर और समुत्थान विशेष। और इन 3 के बाद में कोई भी विकार किसी भी नाम का हो, आप उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। सुश्रुत कहते हैं कि सूत्र स्थान 6 में कि काश श्वास प्रतिश्याय गंध अज्ञान, है ना, भ्रम और शरीर रुग और मसूरी का दी भी प्रपत्यंते। तो ये कृत्या के कारण से होने वाला एक रोग है। अब बताइए, वो सुश्रुत को कृत्या कैसे ध्यान हो गई, और कृत्या कहाँ से आई? वो जनपदोद्वंद से आई, किसी ने फेंकी या किसी ने बायोलॉजिकल वेपन के रूप में यूज़ किया, कैसे हुआ? लेकिन सुश्रुत को एक पूरी तरह से आइडिया था कि समथिंग वाज देयर जो इस तरह के रोगों को एक साथ इतने रोग समूहों को उत्पन्न कर सकता है। तो सुश्रुत सूत्र स्थान 6 में आप जानते हैं कि सुश्रुत 3000-4000 साल पहले ये बात करता है कि ये कृत्या के कारण से हुआ है। और उसमें वो सिम्टम बताता है एनोज़मिया, घ्राण अज्ञान, लॉस ऑफ टेस्ट, टॉन्सिलाइटिस, स्नीजिंग, रनिंग नोज, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्पुटम प्रोडक्शन, हेडेक, कन्फ्यूजन, फटीग, माइल्जिया, आर्थ्रेल्जिया, नाउजिया, डायरिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। तो इतने सारे लक्षण एक साथ उस कारण से होते हैं। तो ये सुश्रुत को ज्ञान तो था। तो आप कहते हैं कि विकार हमारे पास में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम नहीं ट्रीटमेंट कर सकते। तो विकार जब लिखा हुआ होगा तब तो कर पाएंगे। तो एवं नामानम, इसका नाम आप क्या रखेंगे कि अधर्म जनित, जानपदिक, आगंतुक, संक्रामक, दारुण और विषम प्रकार का ज्वर, और प्रथमक और महाश्वास के साथ ज्वर, रक्तपित्त के साथ ज्वर, हृदरोग के साथ ज्वर, शूल के साथ ज्वर, त्वक विकार के साथ, और मनोदैहिक व्याधि और अतिसार और इंद्रिय नाश। अभी लेटेस्ट जो इसका उपद्रव आया है वो सुश्रुत ने उस समय बोर किया है, म्यूकोर माइकोसिस, है ना, जिसके कारण ब्लैक फंगस, है ना। तो सुश्रुत इतने साल पहले बताया है कि इंद्रिय नाश होगा इस व्याधि में। तो इंद्रिय नाश की स्थिति आज आई है, पिछले साल भी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में सुश्रुत के हिसाब से ये व्याधि जो है वो अधर्म जनित। अब वो अधर्म किसका है? लोगों का है, वातावरण का है, काल का प्रभाव है, क्या है, ये आप निश्चित कर सकते हैं किसका है। अब इसमें ये जो फैक्टर्स हैं इनका ध्यान रखिए, अग्निमांद्य का ध्यान रखिए, धातु दौर्बल्य का ध्यान रखिए, देह बल मनोबल का ध्यान रखिए, कोमॉर्बिडिटीज़ का ध्यान रखिए, निवृत्त व्याधि पहले क्या व्याधियाँ हुई है उनका ध्यान रखिए, वो वल्नरेबल माइक्रो कंडीशंस क्या है उनका ध्यान रखिए, ओजोक्षय कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, और इनॉक्यूलेशन, स्ट्रेंथ ऑफ वायरस क्या है, वायरल लोड क्या है, और हर्ड इम्यूनिटी, सेरोपॉजिटिविटी क्या है। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो एक इंटीग्रेटिव कंसिडरेशन होता है। देखिए, यहाँ बात अब इस महामारी में आयुर्वेद और एलोपैथी की नहीं है। अब बात यह है कि जहाँ जो काम करता है उसको उस ढंग से उसका सहयोग लेना चाहिए। तो अब एक इंटीग्रेटिव अगर कंसिडरेशन करते हैं तो ये सारे डायग्नोसिस HRCT, CRP, डी डाइमर और इंटरल्यूकिन ये सब करवाते हुए भी हम अपने ज्ञान को
उस वहाँ पर ट्रांसमिट कर सकते हैं। और उसके साथ में आयुर्वेद क्या एक हॉलिस्टिक अप्रोच देता है उसको हम समझ सकते हैं। और आयुर्वेद उस अग्नि के पुनरुत्थापन में या उसके सही करने में क्या योगदान दे सकता है उसको लेना चाहिए। अब इस इंटीग्रेटिव अप्रोच के कारण से हमें क्या करना है, योगा थेरेपी और ये जो ध्यान थेरेपी, ये सब जो थेरेपीज है ये आयुर्वेद का ही एक पार्ट है। इसके अलावा भोजन पथ्यापथ्य के बारे में जो निर्णय है वो मॉडर्न मेडिसिन का एक विषय ही नहीं रहा है। उसकी कोई गलती नहीं है लेकिन उसका विषय नहीं रहा है। और आजकल के समय में सबसे बड़ा देखिए आप, जो बहुत विकसित कंट्रीज़ हैं जिसमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड है और कम से कम अगले 50 साल तक हमसे आगे है, ऐसी स्थिति में वो कंट्रीज़ भी कोलैप्स हो गई। इटली जैसा कंट्री जो सेकंड नंबर पर है, अमेरिका जैसा कंट्री जो फर्स्ट नंबर पर है, फ्रांस जैसा कंट्री जो थर्ड नंबर पर है, इंग्लैंड जैसा कंट्री जो फोर्थ नंबर पर है, जर्मनी जो फोर्थ नंबर पर फ्रांस के साथ खड़ा है, वो सब कोलैप्स हो गए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या समझते हैं कि इसका कारण पथ्यापथ्य क्यों नहीं होगा? और वहाँ पर ये जो आयुर्वेदिक स्ट्रेंथ है उनसे उनका परिचय नहीं है, इसलिए वो हमारे जो भाई लोग हैं वो इसमें काल कवलित हो गए। तो अब ये जो प्रवृत्ति आपने समझ ली, तो निवृत्ति क्या है? तो प्रिकॉशन रखने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिकॉशंस ही ट्रीटमेंट है। और प्रिकॉशन आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंस, हैंड सैनिटाइजेशन, बॉडी वॉशिंग, मास्क कीपिंग, सैनिटाइजिंग प्रिकॉशंस, ये सब आपको पता है। लेकिन एडवाइजरी जो डाइट के लिए है उसका कोई पालन करता है नहीं करता है। बहुत सारे अभी भी जोमेटो से, स्विगी से पता नहीं क्या क्या मंगवा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है ऋतु के अलावा पता नहीं माइग्रेटेड फ्रूट्स खा रहे हैं, माइग्रेटेड सलाड्स खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। निदान परिवर्तन में सबसे बड़ा कारण आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य है, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। अपकर्षण जो होना चाहिए, जितनी देर तक, जितनी इंटेंसिटी से, जितने रूट तक होना चाहिए, वो अपकर्षण भी नहीं हो रहा है दोषों का। और प्रकृति विघात, इस रोग की प्रकृति ऐसी है कि वो आज यहाँ है, कल क्या है कि आज इतना CRP हो गया है, कल उतना हो जाएगा। आज HRCT इतना है, पेशेंट एडमिट हो रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है और उसका HRCT स्कोर बढ़ता जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसके प्रकृति विघात के लिए हमें आयुर्वेदिक सिद्धांतों को फिर से एक बार देखना पड़ेगा। ये क्या है कि देखिए, कवलग्रह, गार्गलिंग, गंडूस, नासा इंस्टिलेशन या नश्य, धूमपान और पूरे घर में, पूरे वातावरण में धूपन, ये सब आप लोग जानते हैं कि किससे कवलग्रह करना चाहिए। सिंपल त्रिफला क्वाथ से करिए। अगर पंचवल्कल क्वाथ मिलता है तो ये कवलग्रह करिए। जात्यादि से, जात्यादि तेल से कवलग्रह कीजिए। नासा इंस्टिलेशन के लिए घी से कीजिए, तेल से कीजिए या अणु तेल से, पंचगुण तेल से कीजिए, है ना। और 4-6 ड्रॉप किसी की भी दिन में 2-3 बार, जब भी आप घर से बाहर निकलने की सोचते हैं तब कीजिए। क्यों कि ये स्थिर स्नेह है। आप जो नेजल ड्रॉप्स मॉडर्न में आती है वो अल्कोहल बेस्ड होती है, वो स्थिर स्नेह नहीं है। और स्थिर स्नेह जो है उसको परमानेंट रोकता है। धूमपान, बहुत सारी श्वास अर्भर्तियाँ और श्वास रोग में ही बताई गई है कि आपको अगर लंग्स में सीधे कोई दवा पहुंचानी है तो उसका एक तरीका धूमपान है। धूपन जो पूरे घर को आपको सैनिटाइज करना है तो बहुत सारी औषधियाँ, वचा, गुगलू, हरिद्रा, कंपर, है ना, और ये सब हमारे पास में ऐसी हैं, कपूर वगैरह, ये सब हमें बहुत आराम से पूरे घर को एक साथ सैनिटाइज। पान, देखिए हम जितना जोर आहार पर देते हैं उतना ही हमें पान पर भी देना चाहिए, क्योंकि आहार जो है वो हमारी मात्रा में बहुत कम होता है लेकिन पान 2-3 लीटर होता है। तो उस पान को यदि आप जीरक से, अदरक से या सड़ंग पानीय से या अष्टाविंशति पानीय से अगर आप उसको मेडिकेटेड कर सकते हैं तो वो पान अपने आप में पूरे स्रोतस का, पूरे चैनल का एक तरह से विशोधन करने वाला है, उसको रेक्टिफाई करने वाला है। आसनम के बारे में बहुत बता दिया कि होममेड, सिंपल, फ्रेश, नेचुरल, ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, जो आपकी डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी के अनुसार हो उसको खाना चाहिए। फिर भी क्या खाना चाहिए कि जो
यज्ञपुरुषी अध्याय में बताया गया है कि मूंग जो है वो अपने ग्रुप में श्रेष्ठ है, मुनक्का द्राक्षा जो है वो अपने ग्रुप में श्रेष्ठ है ना। तो ये ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स में वास्तुक शाका नाम वो श्रेष्ठ है, गोघृत घृता नाम, गोरस जो है वो दुग्धा नाम। तो इन सब को क्या है कि आप क्या है कि इसका प्रयोग कीजिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट हम रोज़ रोज़ एक तरह का नहीं करते हैं, बड़े चेंज करते हैं और बड़ा माइग्रेटेड ब्रेकफास्ट लेते हैं, और कई बार तो कॉन्टिनेंटल और इंटरनेशनल ब्रेकफास्ट भी लेते हैं। और साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा ब्रेकफास्ट में। तो ये जो ब्रेकफास्ट है वो हम ज़्यादातर फ्राइड लेते हैं, ज़्यादातर विरुद्धाहार लेते हैं, दूध के साथ में, दही के साथ में बहुत सारी चीज़ें मिला करके लेते हैं, और उसके साथ में हम बहुत तरह के फ्रूट्स लेते हैं, बहुत तरह के। तो ये सब चीज़ें जो है वो ब्रेकफास्ट को हटा दीजिए, 2 बार खाना खाइए, और 2 बार खाना खा करके थोड़ा व्यायामशील भी रहिए। ये जो कोरोना काल में आप लॉकडाउन में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज भूल जाएं। जो घर में करने वाली एक्सरसाइजेज हैं, वो जो आपको योगासन बताए गए हैं वो कीजिए। नींद कम से कम 7-8 घंटे की नींद लीजिए, और ब्रह्मचर्य का पालन इस समय करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ड्रिंक्स में मैंने पहले बता दिया था आपको। अब प्राइमरी मेडिकेशन क्या होना चाहिए, जिसको आप माइल्ड कहते हैं, या अभी तक सिम्टम नहीं भी हुए हैं तो भी आप उसको सुदर्शन क्वाथ, सुदर्शन घनवटी, संजीवनी वटी, गुड़ुची घनवटी या संसमनी वटी जिसको हम कहते हैं, वो हॉट वाटर से या हल्दी के मिल्क से दे सकते हैं। लक्ष्मी विलास नारदीय और रसायन चूर्ण जिसमें अश्वगंधा, गिलोय, आंवला और गोक्षुर, ये 4 ही चीज़ें हैं। इनका प्रयोग जो है वो आप डेली बेसिस पर कर सकते हैं। लेकिन अपत्य क्या है, ये जो बीमारी है अब तो स्पष्ट हो गया है कि ये कफ वर्धक आहार से होती है, और उसमें भी जो कफ को ड्राई करने वाला आहार है वो भी इसका कारण है, मतलब वातवर्धक आहार भी। और एग्स और मीट जो है वो पिच्छिल, आविल, तंतुल, कफ को बनाने वाला, आम को बनाने वाला है, उसको अवॉइड कर दीजिए। और यदि कभी ये पता लगेगा कि ये बर्ड्स में भी जा चुका है तो आपको और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। ये एनिमल्स में सर्कुलेट हो चुका है तो और भी दिक्कत होगी। इसलिए ये अननोन सोर्सेज ऑफ द फूड जो है वो बंद कर दीजिए, और ख़ास तौर से कंद और सलाद को बंद कर दीजिए। उड़द दाल, चना दाल, राजमा, छोले, मसूरे, ये सब बंद, भटूरे बंद कर दीजिए। पनीर, कर्ड, चीज़ और आइसक्रीम्स को बंद कर दीजिए। गोभी, आलू, मशरूम को बंद कर दीजिए। बनाना, एप्पल, चीकू को बंद कर दीजिए। रिफाइंड ऑयल्स बिल्कुल नहीं लीजिए, क्योंकि वो शरीर में न तो एनर्जी देते हैं और अनेक प्रकार के विषों को और प्रयुक्त करते हैं। जंक फूड बिल्कुल नहीं लीजिए। हॉट डॉग, पिज़्ज़ा, बर्गर, बिस्किट्स, मैगी, ब्रेड, स्नैक्स और सोया फ्रीज्ड आइटम्स, ये सब बिल्कुल नहीं लीजिए। घृत वर्जित, नींबू रस भावित जिंजर और मरीच और मुनक्का, इन सब का कम से कम एक अच्छी मात्रा में दिन भर में सेवन कीजिए। घृत वर्जित हरिद्रा को सेवन कीजिए। मधुयष्टि, तुलसी, कंटकारी, गोजिब्वा, बनपसा, इन सब का एक फांट बनाइए, हिम बनाइए या क्वाथ बनाइए, इन सब का सेवन कीजिए। जौ का सत्तू घी और मधु के साथ में लीजिए। मूंग दाल को घी में छोंक करके लीजिए। अनार और आंवला इसके लिए बेस्ट फ्रूट्स हैं। अंजीर, मुनक्का, खजूर, ये सबसे अच्छे ड्राई फ्रूट्स हैं। उनको भी काली मिर्च, अजवाइन के साथ में लें, काले नमक के साथ में लें तो। और सीजनल वेजिटेबल्स जो आपको ऑर्गेनिक लेवल पर मिलते हों तो उन सब का प्रयोग करें। रेगुलर यूज ऑफ गिलोय, कालमेघ, दुग्धिका और ये सब प्लांट जो हैं, ये पंचकोल श्रित येवागु चरक के दूसरे अध्याय में बताया गया है, बहुत तरह के रोगों में काम आता है ना। और द्राक्षावली, ब्राह्म रसायन, च्यवनप्राश, मादीफल रसायन, ये सब आपको पहले ही बताए जा चुके हैं। इसके बाद में माइल्ड फीवर हो तो क्या सावधानी रखनी चाहिए। पीसीएम और NSAIDs का यूज जो है वो प्रारंभिक स्टेज पर बड़ा हार्मफुल है। क्यों? मैं आपको मॉडर्न के भी कई पेपर्स हैं और आप भी सब जानते हैं कि फीवर जो है वो शुरू में सबसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फीवर जो है वो एक बायोमार्कर है जो विषों के पाचन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है।
और उसको थोड़ा समय दीजिए कि वो शरीर के आगंतुक विषयों का पाचन, दूसरी विषयों का पाचन करने में समर्थ हो। और फीवर ही एक फाइट मैकेनिज्म है हमारा, बीमारियों से लड़ने के लिए एक मैकेनिज्म बॉडी में शुरू हो गया है, इसका इंडिकेशन है। ओवर यूज ऑफ एंटीपायरेटिक्स और NSAIDs कैन काज द ब्लीडिंग और एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। इसके कारण से शरीर की ऊष्मा जो बाहर निकलनी है वो अंदर रह जाएगी और वो फ्लूइड्स को जमा करेगी और अल्टीमेटली ब्लड की थिनिंग करेगी और उसके कारण से ज्वर, संतापात, रक्त पित्तम होगा, ब्लीडिंग होगी और ये ब्लीडिंग कोएगुलेट होगी, एम्बोलिज्म हो जाएगा और इसके कारण से होने वाली बीमारियां अलग होंगी। फीवर रेजिंग सिग्निफिकेंटली, और फीवर का एक और विशेषता ये है कि वो आपकी बीमारी के प्रोग्रेस को बता रहा है। जितना जितना फीवर है उतना उतना बीमारी की प्रोग्रेस हो रही है और यदि आप फीवर को एब्सेंट करते हैं तो बीमारी साइलेंट ग्रो करेगी और बीमारी का पता भी नहीं चलेगा कि अब वो कहाँ पहुँच गई है। तो आयुर्वेद में फीवर को सबसाइड करने के लिए लंघनम, स्वेदनम, कालो, यवाग, वस्तिक्तको, रसत, पाचना, न्यवाणम लिखा है। तो लंघन और स्वेदन ही करवाइए, थोड़े दिन इंतजार कीजिए, आप फीवर का लंघन से ही फीवर दूर हो जाएगा, कम से कम निदान परिवर्तन तो हो ही जाएगा। अब एक छोटा सा कारण जो हम पिछली बार सोच रहे थे, फटीग एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। देखिए पूरे देश की या पूरे विश्व की उत्साह हानि है ना, या उसमें क्षमता, काम करने की सामर्थ्य नहीं रहना, या काम करने में गौरव का अनुभव होना, या किसी भी फंक्शन में एफर्टलेसनेस नहीं रहना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके कारण से वो जो मजदूर है वो अपने काम पर नहीं जाएगा, जो ऑफिसर है वो सही ढंग से काम नहीं करेगा, जो नेता है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए ये फटीग जो है ये बहुत साधारण बात नहीं है और चरक ने इसको बहुत अच्छे ढंग से एड्रेस किया है। उसके लिए क्या करना चाहिए कि तथा तर्पण मेवाग्रे, उसमें तर्पण करना चाहिए। और तर्पण कैसा? तनु डाइल्यू, बिल्कुल हल्का पानी जैसा, लेकिन लाज शक्तु से, फल रसों से या मांस रस से, है ना। कैसा? आप अनार के रस के, आंवले के रस का करिए, मधु और शर्करा डाल लीजिए, है ना। द्राक्षा, खजूर और प्रियाल को और परुषक को डाल लीजिए और मुद्ग जूस से बना लीजिए, या आप कोई मीट जूस लेते हैं तो उनके, या और भी किसी प्रकार से आपको, अगर आपके फैमिली में किसी भी तरह का सूप लिया जाता है तो उसके सूप ले लीजिए। क्यों? कि ये बल ही पर्याप्त है आगे के रोगों को निग्रह करने के लिए। बलम भी अलम निग्रहाय दो रोगाणाम दोषाणाम च। तो दौर्बल्य से क्या होगा कि रोग में जीर्णता आएगी। फटीग से क्या होगा कि रोगों में जीर्णता आएगी और इसको आहार से जीता जा सकता है ना। भेषज क्षपिते देह आहार ही रेव व्रंगणम। यदि आपने किसी औषध के कारण से आपको फटीग है तो आपको आहार से उसका तर्पण करना चाहिए। इसको कैसे बंद करें? तो बरसात आई है। फिर अंगमर्द एक बहुत बड़ी समस्या है कि बॉडी एक हो रहा है। तो बॉडी एक के लिए भी हमने एड्रेस किया है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सोरा सिम्टम है, लोग बाग तो इसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्यों बॉडी एक क्यों नहीं इग्नोर करना चाहिए? पेशेंट को बॉडी एक है तो उसको सुधारना चाहिए। और अभ्यंगा से प्रदेहा से प्रशेक अवगाहने पटोल तरणाम सो उसीर चतुरंगुल रीबेरम रोहिणी तिक्ता। आप इनमें से कुछ भी मिल जाए, पिपली, मधुक, मुलेठी, कुछ भी मिल जाए, इससे आप क्या है कि क्या नाम से इसका सेवन कीजिए। और शुद्धे मार्गे ऋते दोषे, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब क्या करेगा कि ये मार्ग को शुद्ध करेगा और दोष का हरण करेगा। अंगसूलो लघुंग, अंगसूल जो है वो नष्ट हो जाएगा और अंगों में लघुता आएगी। सद्यो भवति विज्वर है, ये अंगमर्द की चिकित्सा नहीं है, ये गतांग, सूल, लघुंग और विज्वरत्व भी करने वाली चिकित्सा है। इसलिए अभ्यंग, प्रदेह, परिषेक, अवगाह, निरूह बस्ती, इन सब का प्रयोग जो है वो प्रभूत मात्रा में अंगमर्द के प्रारंभ में ज़रूर करना चाहिए। अब पुनरावर्तक बार बार रिपीट हो रहा है, रिकरेंस हो रहा है फीवर का,
तो पुनरावर्तक ज्वर है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि निश्चित रूप से लीन दोष से हो रहा है। दोषों को आपने एक लेवल तक ठीक किया, उसके बाद में उसका आमा से शुद्धि पूर्वक नहीं किया। दोष को आपने त्वचा में जहाँ पर रस्वस्वेद व स्रोतस्व संग था उसको दूर कर दिया पैरासीटामोल दे करके, लेकिन उसका रास्ता तो आमा से पूर्वक था। वो आमा से ऊष्मणा से मिश्री भूय आद्यम आहार परिणाम धातुम रसनामान अन्वत्य अन्वेत्य, यहाँ तक तो ठीक नहीं किया। तो ऐसे में वो ज्वर का पुनरावर्तन होगा ही, और उसमें ज्वर नहीं रहेगा तो भी दीनता स्वैथु ग्लानि ये सब रहेंगे। तो ऐसे में क्या है कि गुरु अभिष्यंदी असात्म्य भोजन का त्याग करो, लंघन उष्णोपचार इनको सबको लगातार करो, किरात तिक्त मुष्टा परपटको मृता और ये कटुका इनका सबका सेवन करो, और अभ्यास पूर्वक करो, थोड़े दिन तक करो, जिससे क्या है कि ये हंति पुनरावर्ते ज्वरे तिक्तक और तिक्तक का प्रयोग करो। तो ये जो ज्वर है या रोग है इसका पुनरावर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुनरावर्तन पर आपने सुना था कि असाध्यता होती है। अब अगर श्वास कास है तो सट्यादि वर्ग की औषधियाँ हैं हमारे पास में, पुष्कर मूल सटी व्याघ्री है ना, श्री दुर्लभ दुरालभा गुड़ची नागर पाठा किरात और कटुरोहिणी। भारंगी आदि गण की औषधियाँ हैं, पुष्कर मूल भारंगी सठी वृहति श्रृंगी दुरालभा और वत्सक बीज और पटोल और कटुरोहिणी। और ज्वर भी साथ में है तो कुटकी अमृता पटोल महासुदर्शन सप्तपर्ण और अतिविषा है, और भारंगी अधिकवात है। अब ऐसे में श्वास के पेशेंट को वृंघन सबसे पहले करना चाहिए, जबकि हम उसको क्या कर रहे हैं कि उसका केवल औषधि दे रहे हैं, पथ्य का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, और श्वास वृंघन के बिना जाएगा ही नहीं। HRCT रेट स्कोरिंग बढ़ती जाएगी। तो वृंघन करो, और वृंघन करने के साथ श्वास और चिकित्सा करो। श्वास और चिकित्सा को सहन करने की क्षमता तो पैदा करो, और उसके लिए क्या है कि आप उसको क्षतक्षीण तक मत पहुंचाओ। अदरवाइज वो श्वास का रोगी जो है या सोस का रोगी जो है वो क्षतक्षीण तक पहुंच जाएगा, उसके लंग्स का परमानेंट फाइब्रोसिस हो जाएगा, या लंग्स जो है वो ILD में चला जाएगा, इंटरस्टिशियल डिजीज में चला जाएगा। उसको आप मेट्रोल दे रहे हो, बहुत सारे क्या है कि वेजोडाइलेटर्स दे रहे हो, लेकिन इसके साथ वृंघन नहीं कर रहे हो तो समस्या है। तो वासा यष्टि मधु आमल की अमृता पुनर्नवा वृहति कंटकारी दारवी विदारका, इनके साथ में कोई ना कोई अन्न का प्रयोग करके यवागु बनाओ और इसको साथ में दो। अमृत प्रास घृत इसी समय के लिए लिखा गया है कि ऐसे समय में अमृत प्रास घृत का प्रयोग करना चाहिए। सर्पी गुड़ वो इसी समय के लिए लिखा गया है कि उसका प्रयोग करना चाहिए। च्यवनप्राश इसी समय के लिए, अगस्त रीत की इसी समय के लिए। और अभ्यंग करो आक्तम लवण तेलेन, है ना, तेल में तिल तेल में नमक डाल करके उसका अभ्यंग करो, है ना। श्वास में अगर पित्तस्थान समुद्भव ये बताया गया है तो आपको अग्नि का ध्यान रखना पड़ेगा, जबकि हम श्वास चिकित्सा करते समय उसके पित्तस्थान की चिंता ही नहीं करते। और पित्तस्थान इतना कमज़ोर होकर के वो जो एब्डोमिनल प्रेशर है वो डायफ्राम पर इतना ज़्यादा है कि वो पेशेंट ठीक होता ही नहीं है। तो ऐसे में पुष्कर मूल वासा यष्टि मधु अमृता दारवी हरिद्रा ये सब ठीक है, लेकिन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स हों या नहीं हों, बाल चातुर्भद्र यष्टि मधु इंद्रजव कुटज दारवी और क्षारागद का प्रयोग, ये सब इसी स्थिति के लिए और सिद्ध स्नेहों का प्रयोग अभ्यंग के साथ में करना चाहिए। अगर क्षीणता क्षामता कृशता है अंगों में तो इससे क्या होता है, लोग बहुत सारे लोग कमज़ोर हैं, बहुत सारे लोग दुर्बल हैं, बहुत सारे लोग जो है वो वेट लॉस हो गया है, लेकिन इससे आगे रोग होंगे क्या कि प्लीहा कास क्षय श्वास गुल्म अर्शांश उदराणी च कृषम प्रायो विधावंती रोगाश्य गृहणीयता। जो कृष रोगी हैं उनमें स्प्लिनोमेगेली होगी, खांसी कभी नहीं जाएगी, क्षय हो जाएगा, श्वास होगा, उधर में गुल्म होगा, गृहिणी होगा, अंत में जाकर के उधर रोग होगा। और ये सब रोग कृष के रोग हैं। इसलिए क्या है कि आप उस कृष को रोगी को कृषता में मत छोड़ो कि ये तो कोई बात नहीं है, तो कमज़ोरी है जो आप खाना पीना लेकर के ठीक हो जाओ।
तो ऐसे में रसायनों का प्रयोग करो। बस्तय सुस्निग्ध मधुरा तेलाभ्यंग सर्वदा, है ना। संस्कृतान मांसान दधि सर्पी पयांसी च इक्षव शालियो माशा गोधूमा गुणवैकृतम। इन सब का प्रयोग करो जिससे उसकी कृष्णता या क्षीणता जो है वो नष्ट हो। अतिसार हो गया बहुत सारे पेशेंट्स में, और अतिसार के लिए हमारे पास में एक ये नादौ स्तंभन मर्रति। हम कहते हैं कि रोको मत उसको, कम से कम प्रारंभिक स्थिति में मत रोको, नहीं तो बहुत सारे उपद्रव होंगे। तो हम कहते हैं कि उसको पेया देहो, सामलाम ज्वरा जारी पेया व पिबेत सामलाम सताम्र। अम्ल के साथ में, दाड़िम स्वरस के साथ में उसको पेया दे दो। किसकी? सालपर्णी, प्रश्नपर्णी, व्रति, कंटकारी, बला, सुदृष्टा, है ना, पाठा, नागर, धान्य, सठी, पलास, अपुसा, वचा, जीरक, पिपली, जो अजवाइन, पिपली, मूल, चित्रक, हस्ती, पिपली, जो कुछ भी मिल जाए इनमें से। क्यों कि ये जो अतिसार हुआ है ये वातश्लेष्म हर की गण की दीपनीय पाचनीय औषधियों देने से ही ठीक होगा। ग्राही औषध होनी चाहिए, लेकिन वो बल्य, रोचन और अतिसार नाशक हो, तो उसको स्तंभन औषध नहीं देनी चाहिए। इसके बाद में एक और बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो बहुत मारक है, हमारे ज़्यादातर पेशेंट्स इससे मर रहे हैं, वो है थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, कोएगुलोपैथी। और क्लॉट्स कैन फर्दर लीड टू द मोर कॉम्प्लिकेशन लाइक पैरालिसिस, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और हार्ट अटैक। तो ज्वर संतापात रक्तपित्तम, यदि ज्वर हुआ और आपने, और बहुत सारे केसेस में पीसीएम लेने के बावजूद 2 घंटे ज्वर थोड़ा बहुत ठीक होता है, उसके बाद में एकदम शूटअप होता है और 103, 4, 5 तक चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो ज्वर की चिकित्सा सही नहीं हुई और उस संताप के कारण से आपका जो धमनी है, आर्टरी है, वो फ्रेजाइल हो जाएगी और वो फट जाएगी। और उसके कारण से, और ख़ास तौर से लंग्स में पहले ही क्या है कि आर्टरी जो है वो ब्लड का एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट छोड़ देती है ना। तो ऐसे में वो ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाएगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस रक्तपित्त की क्या चिकित्सा करनी चाहिए और इसको कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, वासा, यष्टि, चंदन, उसीर, मुस्ता, लौद्र, शतावरी, अशोक, अर्जुन, नागकेसर, उदुम्बर और हरिद्रा, ये सब रक्तपित्त नाशक योग है। इनमें से जो कुछ आपको मिलता है और ये सब भी नहीं मिलता है तो लियात पारावत चक्र, सग्र श्रोत्रे ग्रथिते रक्तम लियात पारावत, ये तो सब जगह मिल जाएगी कबूतर के लिए। इसको पारावत सकृत, जो आप पारावत कबूतर को कहते हैं, उसकी सकृत को शहद के साथ में मिला करके चटाइए। दर्भ, हर घर में दूब मिल जाती है, उसका प्रयोग कीजिए। कमलनाल क्षार, जहाँ कमल मिलते हैं वहाँ कमलनाल क्षार आसांश में। पद्माक और कटुरसात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। सारिवा, मंजिष्ठा, पुनर्नवा, ये सब रक्त प्रसादन औषधियाँ हैं। आमल की दारवी, इन सब का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसके बाद में एक और बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स कोविड के से या लंग के इन्फेक्शन से नहीं, हार्ट डिजीज़ से मरते हैं। और हार्ट डिजीज़ इसमें क्यों कारण है, इसका बड़ा संबंध है। लंग डिजीज़ शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द फॉर प्रिवेंटिंग द हार्ट डिजीज, क्योंकि लंग्स और ये दोनों सप्लीमेंट्री ऑर्गन्स हैं। और इस सप्लीमेंट्री ऑर्गन के कारण से लंग्स अगर बहुत समय तक कंसोलिडेट होते हैं, वहाँ पर कोई एम्बोलिज्म होता है या वहाँ पर कोई ऑक्सीजन की कमी होती है, तो निश्चित रूप से हार्ट, जिसको कि एक 24 घंटे में कितनी बार ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करनी पड़ती है, वो दुर्बल हो जाता है, उसका काम बढ़ जाता है। तो ऐसे में बला, सुदष्ट्रा, वृहति, कलसी, धावनी, स्थिराम, निम्बम, परपटकम, मुस्तम, त्रायमाणाम,
और घृतम पयश्च तत्सिद्धम, है सर्पिर ज्वर हरम परम, है ना, क्षय काश शिरशूल पार्श्वशूल हंसताप। मेडिकल साइंस में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में हमारे काउंटर पार्ट में घी का प्रयोग जो है वो चिकित्साओं में नहीं है, जबकि हम तो उपद्रव की अवस्था में भी घी के प्रयोग करते हैं। और ऐसे में आयुर्वेद वालों को भी बहुत भरोसा नहीं होता है और बहुत तरह के घी जो है वो बाज़ार में किसी फार्मेसी के द्वारा ज़्यादातर बनाए भी नहीं जाते। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम खुद अपने घर पर एक बार घी से संस्कारित करके इन औषधियों को दे सकते हैं। और सुदृष्टा रहती कलसी धावनी स्थिरा को घी में संस्कारित करके देंगे तो हृदरोग से बच सकते हैं। और वो घी उस हृदय स्थायी ओज का पोषण करेगा। वो जो हृदय स्थायी ओज है वो सबसे अंतिम चीज़ है जिसको हमें बचाना है। अगर वो नष्ट हो गया तो उसको हार्ट अटैक से, मृत्यु से कोई नहीं रोक सकता। मनोरोग, आने वाले समय में क्या होगा अभी सोचना भी खतरनाक है, लेकिन आगे पूरे विश्व में एक बड़ी निराशा, अवसाद, चिंता, भय और संस्थाओं के प्रति, व्यवस्थाओं के प्रति क्रोध, है ना, और अपनी बेरोजगारी, काम धंधे बंद होना, बच्चों को स्कूल नहीं जाने से होने वाली मनोरोग सब, और बड़े बड़े कंपनीज़ के अपने टारगेट पूरे नहीं होना, तो ये सब कारण इस देश में, पूरे विश्व में व्याप्त हैं जो मनोरोग के कारण हैं। और इनसे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा यदि हम आज से इसके बारे में नहीं सोचते हैं। ये एक नाइटमेयर है, दुस्वप्न जैसा है। ये काल जो है वो हमारे लिए बहुत डरावना दुस्वप्न है। और ऐसे में बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाले लोग वो भी मनोरोगी हो सकते हैं। तो ऐसे में ये जो पेंडेमिक का परमानेंट इफेक्ट आने वाला है उसके बारे में आज से हमें सोचना चाहिए। तो वो पित्त प्रधान त्रिदोषज उन्माद हो सकता है या वातक कफ प्रधान त्रिदोषज उन्माद हो सकते हैं। इस उन्माद शब्द का मेरा कहने का मतलब ये है कि वो पैरानॉइड्स भी हो सकते हैं, वो बाइपोलर डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, वो सब्सटेंस एब्यूजेस भी हो सकते हैं, वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, और वो कई प्रकार के डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस के कारण भी बन सकते हैं। अब वो किसको कितना डिग्री होगा ये तो बात सोचने के लिए कि हमारे पास में एक ही शब्द है उन सब के लिए, अतत्वाभिनिवेश या उन्माद या मद। तो इन सब के लिए हमें एक स्ट्रेटेजी पहले से बनानी चाहिए। वो ये है कि ये धूमा धूपनम यच्च नावनम चांदनम। आज ये प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है कि धूम, धूपन और नावन, नश्य और अंजन, मनोविकारे निर्दिष्टम कार्यम तद विषम। और जितने प्रकार की चिकित्साएं विषमत ज्वर में कही गई है वे भी, मतलब यही संसमनी, संजीवनी और सुदर्शन गणवटी और जितने प्रकार के गिलोय, कालमेघ वगैरह के, ये सब मनोरोग में काम करेंगे। और मणि नाम औषधि नाम से मंगल्या नाम से विशिष्ट धारणा नाम अगदा नाम सेवनाथ से भवेश्वर। और अगदों का धारण, ये बहुत प्रारंभिक बात है। और इस प्रारंभिक स्टेज में कम से कम इस चीज़ को करने से सीजर्स प्रिवेंटिव हो सकते हैं। और सीजर्स जब होने लग जाते हैं तो उसके बाद में क्या करना है ये आपको बहुत सारी चिकित्सा वास्तव में अलग से सोचनी पड़ेगी। लेकिन अब बहुत सारे हमारे छात्र हैं या लोग वैद्य बंधु हैं, वो सीधा सीधा ट्रीटमेंट चाहते हैं। तो एक प्रेस्क्रिप्शन है रस योगों का, संजीवनी, बसंत कुसुमाकर, स्वास्थ्य, चिंतामणि, स्वर्ण बसंत मालती, महालक्ष्मी विलास, जय मंगल, महामृत्युंजय, 64 पीपल, लक्ष्मी नारायण रस, हेमगर्भ पोटली, त्रिभुवन कीर्ति, त्रैलोक्य चिंतामणि, अभ्रक भस्म, हृदयार्णव रस, है ना, ये सब बृहत्वाद चिंतामणि, कृष्ण चतुर्मुख रस, सर्वतोभद्र रस और आरोग्य वर्धिनी, ये बड़ी ऐसी औषधियाँ हैं। ये 10-20 औषधियाँ हैं, लेकिन ये बड़ी काम की औषधियाँ हैं। ये सब आपके पास में एक होनी चाहिए। सिंगल हर्ब्स के रूप में 10 औषधियाँ मैं आपको बताता हूँ कि गुड़ुचि, पुनर्नवा, अर्जुन, कंटकारी, मधुयष्टि, मुस्ता, ब्राह्मी, वसा, वासा, पुष्कर मूल, अश्वगंधा, गुड़ुचि, तुलसी, जटामानसी, जीवंती, शंख पुष्प और पुष्कर मूल।
ये आपके पास में होनी चाहिए। इनसे आप सब तरह की व्याधियों का ट्रीटमेंट करते हैं। कंपाउंड चूर्ण अगर आप बनाना चाहते हैं तो शीतोक्लादि, तालिसादि, इंगुष्टक, दाड़िमाष्टक, एरण्यवृक्ष, रितकी और स्रंसन चूर्ण और नारायण चूर्ण, अविपत्तिकर, अजमोदादि, मुस्तादि, गोक्षुरादि, अग्निसंदीपन, विरुत्तर, हिंगू और सालपर्ण्य आदि। यदि आपको अवलेह और घृतों में वैशिष्ट्य लग रहा है तो कंटकारी, अवलेह, व्याघ्री रितकी, कंस रितकी, अगस्त्य रितकी, च्यवनप्राश, ब्राह्मण रसायन, आर्द्रक खंडावलेह, एलादि गुटिका, सर्पी गुड़, सुकुमार घृत, हिंगू त्रिगुण तेल, द्राक्षादि घृत, दाड़िमाद्य घृत, महाकल्याण घृत, पंचगव्य घृत, फलघृत, लसुनादि घृत और अमृतादि घृत का प्रयोग करना चाहिए। क्वाथ और फांट, पेया और यवागु के रूप में 10 मूल, गोजिब्वादि क्वाथ, श्रमहर दशेमानी, बल्य दशेमानी, सत्यादि क्वाथ, अमृतोत्तर कषाय, देवदार्याकात, मुद्ग यवागु, द्वादशांग क्वाथ, वनप्सादि क्वाथ, फांट, भारंग्यादि क्वाथ, किरात तिक्तादि क्वाथ, मांसादि क्वाथ और अष्टाविंशति पानीय, षडंग पानीय, महामंदिष्टादि कषायम, द्राक्षादि पेय और बृहत्यादि क्वाथ, इन सबको अपने पास में रखना चाहिए। आपने बहुत ध्यान से सुना और मुझे लगता है कि आपको थोड़ा उत्साह होना चाहिए। और ये जो देश इस बुरे दौर से गुजर रहा है, इसमें आज आपका जो दायित्व है, हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, आयुर्वेद चिकित्सा कर रहे हैं, हम आयुर्वेद में काम करते हैं, तो हमें अपने तरीके से इस समाज को, सोसाइटी को, हमें केवल सिद्धांत नहीं, हमें उसको क्लिनिक से फ़ायदा देना चाहिए। क्योंकि क्लिनिक का सोसाइटी में एक रिकग्निशन है। कॉन्सेप्ट जो है वो सोसाइटी को बताने लायक नहीं है, वो अपने समझने लायक है ना। तो सोसाइटी को चाहिए रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स क्लिनिक में दिए जा सकते हैं। और डेफिनेटली मैं पिछले कई सालों से ये काम कर रहा हूँ और ये बहुत कहने की बात नहीं है। मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है, गुरुजनों से अपने गुरुजनों से सीखा है, और ये परंपरा चरक तक जाती है और चरक से वो आत्रेय तक जाती है और आत्रेय से ब्रह्मा तक जाती है। तो इस अनादि विज्ञान का यदि थोड़ा बहुत अंश मेरे द्वारा आप तक पहुंचा है तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा उद्देश्य यह है कि आप में चिकित्सा के प्रति एक प्रवीणता, एक्सीलेंस और स्किल आए, जिससे क्या है कि हमारा जो आगे का भविष्य और जिसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, उस भूमिका के लिए आप अभी से तैयारी हो जाए। और इससे अच्छा समय आपको तैयार होने के लिए नहीं मिलेगा। ये बुरी आपदा है, लेकिन हमारे प्रयोग करने के लिए बहुत अच्छा अवसर भी है। धन्यवाद।